अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने पीपीएससी की तैयारी शुरू की हुई है और उसके अंदर हम लोग एफएससी का सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं। जिस तरह हम सेकेंड ईयर की भी कर रहे हैं, पार्ट 2 की भी, इसी तरह पार्ट 1 की भी का भी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम है नंबर सिस्टम। अब देखिए मैंने क्या किया है, जो चैप्टर नंबर 1 था उसको कम्प्लीटली रीड करके उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, यानी कि 1 पेज नोट्स। ये 1 पेज के ऊपर पूरा चैप्टर आ गया। इसके अंदर जो जो मेन बातें थी, जो जो मेन डेफिनेशंस थी, मेन रिजल्ट्स थे, उन सबको इधर लिख लिया। आप लोग भी ऐसा ही करें। यहाँ पर आप लोग को करवा रहे हैं तैयारी, आप लोग यहाँ से समझें और उसके अलावा आप अपनी रीडिंग खुद भी स्टार्ट रखें। जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, कॉनिक सेक्शन। उसके अंदर एलिप्स पढ़ा हमने, एलिप्स पढ़ लिया है। उसके अलावा जो है पैराबोला पढ़ लिया है, हाइपरबोला भी हमने पढ़ना है। तो उनके आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाएं और उनको खुद भी वहाँ बुक से जाकर रीड करें। आप तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। इसी तरह से अब चैप्टर नंबर 1 है, मैंने इसके शॉर्ट जो नोट्स बनाए हैं, जो मेन बातें इस चैप्टर में है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और आप खुद भी उस चैप्टर को ज़रूर रीड कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर सबसे मेन बात जो पहले है नंबर सिस्टम के अंदर, उसके अंदर उसने नंबर्स के बारे में बताया हुआ है कि शुरू में लोग कैसे नंबर्स काउंट करते थे ये, और उसने बताया कि नंबर्स किस किस तरह से है। सबसे पहले इंसान ने जो है वो 1 से काउंट करना शुरू किया तो नेचुरल नंबर का सेट बना। फिर ये सोचा गया कि 1 - 1 क्या होगा, तो फिर ज़ीरो को लाया गया तो होल नंबर का सेट बना। फिर जो है ये देखा गया कि 2 - 1 तो 1 है, लेकिन 1 - 2 क्या होगा, तो फिर नेगेटिव इंटीजर्स बनाए गए। तो इंटीजर्स का सेट रखा गया जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रखे गए। फिर जो है वो हम डिवाइड का आया कि 4/2 तो 2 देगा, लेकिन 2/4 क्या मिलेगा, तो फिर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया। फिर रैशनल का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट आया। कि आप लोग वहाँ से देखिए पढ़ो, क्योंकि वो ईजी था इसलिए वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट था पॉइंट कि पाई क्या होता है। पाई हमारे पास जो है ये रेशो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर। कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, तो पाई क्या होगा, ये जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है वो सर्कमफेरेंस है, उसको डिवाइड करवा दें हम लेंथ ऑफ डायमीटर के ऊपर, तो वो हमारे पास है। इसको प्रूफ भी किया हुआ है मैंने, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो है जो एक्सपेरिमेंट करके ये रेशो निकाली गई थी, वो भी है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट नंबर आ जाए, यानी हमारे पास नॉन परफेक्ट नंबर्स अगर आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, तो वो हमेशा इरेशनल होते हैं। यानी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है जी, हमारे पास आ जाए कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो हमारे पास इरेशनल होगा। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो प्राइम हो, तब भी हमेशा वो इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद कोलेयर लॉ है। अब यहाँ पर मैंने इन जनरल एक सेट ए ले लिया है और स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन है ए के ऊपर। ये कोई भी सेट हो सकता है। मेरा मेन मकसद आपको बताना ये कि कोलेयर लॉ होता क्या है, कि अगर कोई भी सेट है और कोई स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन है, तो कोलेयर लॉ ये होता है कि उस सेट के अगर हम कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें और उनके ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो उसी सेट में ही बिलोंग कर जाए, तो वो कोलेयर लॉ होता है। अगर कोई सेट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो कोलेयर लॉ है। यानी कि जैसे नेचुरल नंबर का सेट है और एडिशन ले लें हम लोग, नेचुरल नंबर के कोई से भी 2 नंबर जमा करेंगे तो उसका आंसर नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए। तो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जो है कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ये कोलेयर प्रॉपर्टी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी सेट हो उसके कोई से भी अगर हम 3 एलिमेंट्स ले लें, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो चाहे हम पहले हम आखिरी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करवा के फिर पहले को करवा लें, ये पहले 2 को ऑपरेट करवा के फिर आखिरी को करवा लें, आंसर सेम आना चाहिए। यानी नेचुरल नंबर का सेट ही ले लें कि उसके कोई से 3 नंबर ले लें, चाहे आखिरी 2 को जमा करवा के फिर पहले को जमा करवा लो, ये पहले 2 को जमा करवा के फिर आखिरी को। हम वहाँ पर ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब है एडिटिव आइडेंटिटी। किसी सेट के अंदर आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है। अब एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो यहाँ स्टेरिक की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस का साइन, कि हम एडिटिव आइडेंटिटी में प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ए कोई भी एलिमेंट हो, ए का हमारे पास, ई कोई भी एलिमेंट हो ए का, तो हमारे पास यहाँ पर भी हम लोग प्लस डाल दें, क्योंकि यहाँ पर हम एडिटिव इनवर्स, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें। तो ए कोई भी एलिमेंट हमारे पास होगा इस सेट का, तो जब इस आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवाया जाएगा तो वही वाला एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स, ए कोई सा भी सेट है, अगर उसका कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट से ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जब इन दोनों को ऐड करवाया जाए तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आंसर में आ जाए। कम्यूटेटिव लॉ, हमारे पास कोई से भी 2 एलिमेंट्स हमने उस सेट के लेने हैं और अगर हम उसको कोई भी स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन है, चाहे ए को बी से ऑपरेट करवाएंगे, बी को ए से, आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है
कि अब स्टैटिक एक बाइनरी ऑपरेशन है और एक डॉट, कि अगर हम बी को सी के साथ स्टैटिक के साथ ऑपरेट करवा के फिर ए से करवा लें, या ए को बी से करवा के फिर स्टैटिक को ए से सी से, ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं, पूछ जाता है ये कौन सी प्रॉपर्टी या ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी सेट हो, हम उसको कोई एलिमेंट लेते हैं तो उस सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी अगर उसका हर एलिमेंट अपने आप के ही बराबर हो। यानी कि अगर इस सेट का कोई भी हम एलिमेंट ले लेते हैं वो अपने आप के बराबर होगा ए की, अगर कोई सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई सेट है उसके कोई से दो एलिमेंट्स हैं, अगर एक एलिमेंट दूसरे के बराबर है तो दूसरे को भी उसके इक्वल होना चाहिए, यानी अगर ए बी के बराबर है तो बी को भी ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट के सारे एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो उस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की, अगर कोई से तीन एलिमेंट लेते हैं, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए को भी सी के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए बी के बराबर है बी सी के तो ए को भी सी के बराबर होना पड़ेगा। ये अगर रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी वाला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में आया भी हुआ है पीछे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी दी हुई है, पूछा हुआ है कौन सी प्रॉपर्टी है, कि अगर कोई से दो रियल नंबर लें, अगर ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो या ए सी के। अब देखें रियल नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, कोई से दो रियल नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है। एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से या तो छोटा हो सकता है, ये दूसरे से बड़ा हो सकता है, या उसके बराबर हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी होती है, ये एमसीक्यूज आया भी हुआ है, तो इसलिए अपने माइंड में रखें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आगे टॉपिक शुरू हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमें पता है कि ए प्लस आयोटा भी होती है, ए रियल पार्ट होता है, बी इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे पास। इसी तरह से हर रियल नंबर जो है उसे हम लिख सकते हैं कि वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके अंदर आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। और इसी तरह से ए प्लस आयोटा बी का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना है तो हम ए माइनस आयोटा बी से लेते हैं। उसके बाद अब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि अगर ए कोमा बी है तो अगर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है, ए कोमा बी का मतलब है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ए कोमा बी अगर एक ऑर्डर पेयर दूसरे के बराबर है तो हमारे पास ए सी के बराबर होगा बी डी के। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कहते हैं कि अगर ए प्लस आयोटा बी इक्वल है सी प्लस आयोटा डी के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के। ऑर्डर पेयर में वही बात रहेगी। इसी तरह से अगर हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हों, हमें उन्हें ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में और सेकंड एलिमेंट को सेकंड में हम लोग ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर हमें किसी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हमें ए को सी में से माइनस करना होगा और बी को डी में से। इसी तरह से बात याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0,0 होती है, यानी कि 0,0 को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स। अगर ए कोमा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -a,-1 बी हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1,0 होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। मैंने आपको पिछले अभी बता दिया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता हो सेट के अंदर कि जिसको किसी भी उस सेट के एलिमेंट में ऑपरेट करवाया जाए तो वही वाला एलिमेंट वापस आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी ऐसे ही है कि हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इसके साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी का वही वाला एलिमेंट वापस आ जाएगा, ये उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो आप देख लें। ए कोमा बी कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब लाजमी नहीं है कि वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हो। अगर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिया है तो आप पहले उसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर ये फार्मूला लगा के आप लोग इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव। अब जैसे ए कोमा बी है तो ए डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं। उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हर दूसरा एलिमेंट उसका 0 होता है, यानी कि ये a,0 इस टाइप के होते हैं। तो वो स्पेशल सबसेट है रियल नंबर्स का, क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास उनका रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी होता है वो हमारे पास 0 होता है। तो ये स्पेशल सबसेट कौन सा है, हमारे पास रियल नंबर्स हैं।
MCQs में आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेशल सबसेट कौन सा है, तो रियल नंबर है जिनका हर सेकंड एलिमेंट 0 होता है। उसके बाद ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे पास के, जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स होते हैं उन्हें ऑर्डर पेयर्स कहते हैं, जो x, y की फॉर्म में होते हैं। पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे सेट को बिलोंग करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम r क्रॉस r का, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो r क्रॉस r का लेते हैं, r क्या है, रियल नंबर्स हैं, कार्टेशियन प्लेन। इफ अ पॉइंट a ऑफ द कार्टेशियन प्लेन कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑर्डर पेयर देन a b आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, कि अगर हम कोई पॉइंट a लेते हैं प्लेन के अंदर तो उसके जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे, ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं a और b, ये a और b कोऑर्डिनेट्स होंगे a के, ठीक है। और हम इसे इसके a को कहते हैं x कोऑर्डिनेट, a कोऑर्डिनेट को हम लोग x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं a को, और इसे हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, इसे हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। ये MCQ में पूछा जाता है कि a, b में a क्या है, a है एब्सिसा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास b जो है वो हमारे पास y कोऑर्डिनेट भी है और इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये भी MCQ में आ सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस के अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ थ्योरम्स है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कि अगर हम माइनस जेड की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका आंसर जेड की मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, इसी तरह से उसका आंसर जेड कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड का आंसर भी वही होता है, एंड माइनस जेड कॉन्जुगेट का आंसर भी मैग्नीट्यूड का आंसर वही होता है, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड में ये वाला फार्मूला लग जाना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब माइनस जेड है तो अगर एक्स प्लस योटा वाई है तो वो माइनस एक्स माइनस योटा वाई हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर नहीं है तो फिर से अगेन यही आंसर देगा। इसी तरह से जेड का मैग्नीट्यूड भी वही आंसर देगा। जेड का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं एक्स माइनस योटा वाई, लेकिन वो वाई को उसने फिर प्लस कर देना है। इस तरह अगर माइनस जेड कॉन्जुगेट एक्स माइनस योटा वाई फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवा के फिर लेते हैं, तब भी स्केयर की वजह से वो प्लस हो जाना, तो इन चारों का आंसर सेम ही रहेगा। अगर जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाए तो वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है, ये MCQs में आ सकता है। अब जेड को जेड के कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जेड की मैग्नीट्यूड का स्केयर आता है, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू जेड की मैग्नीट्यूड का स्केयर। Z1 प्लस Z2 का अगर हम लोग कॉन्जुगेट लेते हैं तो इक्वल आता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अगर हम लोग मतलब कि अगर एडिशन में है तब भी अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, अगर डिवीजन में है तब भी अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, Z1 Z2 की प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है Z1 Z2 के, लेकिन एडिशन के केस में वो लेस देन इक्वल होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में वो इक्वल ही होती है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, अगर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कोई नंबर है तो हम x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा रख सकते हैं। r इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और जो थीटा होगा वो टेन इनवर्स y ओवर x के इक्वल होगा। इस तरह से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, इसको हमने करना है तो x की जगह पर आर कॉस थीटा, y की जगह पर आर साइन थीटा पुट करना होगा। r की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और थीटा की भी वो हम लोग निकाल कर इसमें पुट कर देंगे। डी मोवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये स्टेटमेंट आ सकती है, ये यूज़ भी होती है क्वेश्चंस में। इसके अलावा है जेड स्क्वायर प्लस जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर जो है हमेशा रियल नंबर होता है, z माइनस जेड के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल रियल नंबर होता है। z का कॉन्जुगेट अगर z के इक्वल आ जाए तो ये तभी हो सकता है जब z रियल हो, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसमें यही मेन पॉइंट्स जो मैंने लिख लिए। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर्स भी आपको मिलते रहेंगे, इस तरह आप लोग भी ऐसी तैयारी करें, चैप्टर वाइज उसको रीड करें, रीड करने के बाद उसके 1 पेज नोट्स बनाएं, छोटे छोटे सी मेन पॉइंट्स, ताकि आपको बार बार चैप्टर को रीड ना करना पड़े। जो मेन बातें आपको लिखी होंगी आप बस इसे एक दफ़ा देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा पूरे चैप्टर में क्या बातें थी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।